हाँ जी बच्चों, क्या पढ़ रहे थे बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तो मैंने बताया था आपको, देखो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि ट्रायोज से टेट्रोज बनता है। देखो ट्रायोज से टेट्रोज बनता है, टेट्रोज से पेंटोज बनता है और पेंटोज से हेक्सोज बनता है और हेक्सोज से हेप्टोज भी बनता है। और सब में ऐड क्या होता है, अगर ये C3H6O3 है तो इसमें ऐड कर दीजिए आप CH2O, तो टेट्रोज बन जाएगा। पेट्रोज में फिर आप ऐड करो CH2O तो पेंटोज बन जाएगा। सही है ना। फिर पेंटोज में आप ऐड करो CH2O, यही तो ऐड करता है ना, एक COH और H, तो कितना हो गया, ये हो गया CH2O। तो प्रीवियस कंपाउंड में आप H2O को जोड़ते जाइए और उसका जो लेंथ है वो बड़ा होता जाए। और याद रखना कि ये जो एडिशन होता है, ये जो एडिशन होता है, एडिशन जो होगा देखो उसका एडिशन ऑलवेज कहते हैं बिलो द कार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, कि जब भी एडिशन होता है वो फंक्शनल ग्रुप के नीचे आता है। जैसे एल्डोज वाले में सेकंड कार्बन पे आएगा और कीटोन में CO के नीचे आता है। नहीं, मैंने बताया था आपको ये चीज ना, कि जब भी कोई नया कार्बन ऐड होता है आपकी चेन में वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के नीचे आता है। समझ में आ रहा है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, और देखो इन सभी का एल्डोज फॉर्म भी होता है और इसका कीटोज फॉर्म भी होता है। एल्डोज भी होता है, कीटोज भी होता है। एल्डोज का डी फॉर्म भी होता है, एल फॉर्म भी होता है, और कीटोज का डी फॉर्म भी होता है और एल फॉर्म भी होता है। और मैंने बताया था आपको कि एल्डोज में जो एडिशन होगा वो एडिशन जब होता है देखो तो वो सेकंड कार्बन पे होता है, सेकंड कार्बन पे होता है। और कीटोन में जो एडिशन होता है वो कहां पे होगा बताओ, वो थर्ड कार्बन पे होता है। देखो नहीं, जब आप एक एक ग्रुप को ऐड करते हैं, CH2 को ऐड करते हैं, तो एल्डोज में हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा और कीटोन में हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, क्योंकि कीटोन सेकंड पे रहता है। जब कीटोन सेकंड पे रहेगा तो नया एडिशन कहां पे होगा बताओ, वो थर्ड कार्बन पे होगा। मतलब थर्ड कार्बन न्यूली एडेड होता है, ये कहना मैं चाह रहा हूं। ये समझ में आ गया सबको। और देखो ये सब क्या है बताओ, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं ये सभी आइसोमेरिक फॉर्म होता है, ये सभी आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा आपके मॉलिक्यूल्स में, वैसे वैसे उसके आइसोमर्स का नंबर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। ये तो पता है ना कि जैसे जैसे कार्बन चेन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आइसोमेरिक नंबर भी क्या होगा बताओ, वो बढ़ता चला जाता है। पेंटोज के रेस्पेक्ट में हेक्सोज का ज्यादा आइसोमर्स होगा, टेट्रोज के रेस्पेक्ट में पेंटोज का ज्यादा आइसोमर्स होगा। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो, तो ये पॉइंट याद रखिएगा
और ये समझ में आ गया सबको, उसको मिटा दूंगा यहाँ से बच्चों, ये समझ में आ गया सबको। थोड़ा केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री आप जानते हैं, हमको पता है, ठीक है ना। चलिए मैं हेक्सोज में लिख रहा हूं, देखो एक नाम लिखा हूं, देखो डी ग्लूकोज, और एक लिखा हमने डी फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज जो होता है देखो वो एल्डोज फॉर्म में होता है, और डी फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोज के फॉर्म में होता है। अभी बता रहा हूं, जो देखो जैसे मान लो एक हम ऐसा लिख रहे हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन है पता है, तो 1 2 3 4 5 और 6। एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे आता है। तो अगर आप पेंटोज को हेक्सोज में कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये कार्बन नया ऐड हुआ है, ये कार्बन नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, ये पेंटोज से जब हेक्सोज बना है तो नया ऐड हुआ, देखो एडिशन नहीं है, तो ये सेकंड कार्बन का पार्ट है, देखो समझ में आ गया। बाकी देखो बाकी तो जानते हैं, OH H OH H OH H OH H और H, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और देखिए नंबर कर लो 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल बना होगा। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, थर्ड कार्बन पे ये जो सीक्वेंस है थोड़ा चेंज करेगा, यहाँ पर ये H आता है और यहाँ पे वो OH आता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसका नाम क्या बताओ, इसी को कहते हैं डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। और देखो अगर मैं ऐसे लिख देता इसको C डबल बॉन्ड O H C H और OH, देखो ये मैंने चेंज किया, देखो बाकी सब जगह वही है, देखो C H OH C OH H C OH और H, कितना हो गया 1 2 3 4 5, और C OH H और H, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब ये बताओ कि इसमें केवल सेकंड पोजीशन पे देखो HOH का पोजीशन अलग हो रहा है, बाकी सब एक ही जैसा है, केवल सेकंड पोजीशन पे HOH का पोजीशन चेंज हो रहा है। और याद रखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर को ईपीमर कहते हैं, ईपीमर फॉर कार्बन नंबर 2। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसे शायद मैनोज कहते हैं, मैनोज, देखिए तो ग्लूकोज और मैनोज क्या है बताओ, ये आपस में क्या हो गया बताओ, ईपीमर्स कहते हैं, इसके लिए कार्बन नंबर सेकंड के लिए। एक जगह पे केवल कार्बन का पोजीशन चेंज हो रहा है, दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है, देखिए यहां पर, या फिर देखो मैं ऐसे लिखता कर, देखो C C C C C 1 2 3 4 5 और 6, और देखो C, ये आप ऐसा लिखिए, इसको लिखो HOH, और फोर्थ पोजीशन पे देखो चेंज कर रहा है, फोर्थ पोजीशन पे देखो H और OH आता है, फोर्थ नंबर पे देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो ये 4 और ये 4 केवल अलग है, देखो बाकी सब वही है, OH है H है OH है H है और H है। ये भी ईपीमर्स है, देखो ये दोनों भी आपस में ईपीमर्स है, और इसका नाम गैलेक्टोज है, देखो इसे गैलेक्टोज कहते हैं।
तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैसे एल्कोहल करेंगे? ये तुम लोग अभी तक समझ नहीं आया। ये सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल राइट साइड में है, तो एल कैसे हो जाएगा? यार तुम लोग केमिस्ट्री का बिल्कुल ही बंटाधार कर लिया क्या तुम लोगों ने? कितनी बार कह रहा हूं कि सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल राइट साइड में है तो उसको डी फॉर्म कहते हैं। एल कैसे हो जाएगा वो? डी और एल का जो डिटर्मिनेशन होता है वो सेकंड लास्ट कार्बन पे होता है। सेकंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल का पोजीशन, ये पहले भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूं तुम लोगों को ये चीज। यार ये केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें तुम लोग क्यों कंफ्यूज रहते हो? सेकेंड लास्ट कार्बन पे अल्कोहल यहां भी राइट है, यहां भी राइट है, तो ये एल कैसे हो जाएगा? समझ में आ गया निकिता? अरे समझ में आया? ठीक है। और देखो ये भी, देखो यहां भी सेकेंड लास्ट कार्बन अल्कोहल राइट साइड में है, ये भी डी फॉर्म है, ये डी गैलेक्टोज है। देखो तो जैसे याद रखिएगा कि ग्लूकोज और मैनोज ईपीमर्स थे कार्बन नंबर सेकंड के लिए, वैसे ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हो गया ईपीमर्स किस कार्बन के लिए? कार्बन नंबर 4 के लिए। समझ में आ गया सबको ये चीज? और देखो अगर अगर कोई पूछ दे आपसे कि मैनोज और गैलेक्टोज ये क्या ईपीमर्स हैं आपस में? मैनोज और गैलेक्टोज ये ईपीमर्स हैं? आंसर इज नो। केवल एक कार्बन पे चेंज आना चाहिए पोजीशन। एक कार्बन से अगर ज्यादा पोजीशन पे चेंज होगा तो वो ईपीमर्स नहीं होंगे। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? यहां तक क्लियर है सबको? तो देखो ये तो हो गया देखो एल्डोज के लिए, ये मैंने बता दिया एल्डोज के लिए। अब मैं कीटोज बना रहा हूं फ्रक्टोज के लिए। तो सी 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 1 2 3 4 5 और 6। कीटोन हमेशा सेकंड पे आता है, ये भी फिक्स होता है। और देखो यहां पे लिख दो H और OH 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 H H H और H। यहां पे लिख दो OH H और H। नंबर कर लो 1 2 3 4 5 और 6। देखिए सेकंड लास्ट अर्थ एल्कोहल राइट साइड में है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एल्कोहल राइट साइड में है ना? तो क्या कहेंगे इसको बताओ? इसका नाम है डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इसे डी फ्रक्टोज कहा जाता है। ये कीटोन वाला है, देखो कीटोज है इसके अंदर। तो ये देखो हेक्सोज एल्डोज था और ये हेक्सोज कीटोज है। ये डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्लियर सब हो गया सबको यहां तक? अब फ्रक्टोज के भी ईपीमर्स बनेंगे। अब वो जानने की जरूरत नहीं है कि फ्रक्टोज के ईपीमर्स कौन कौन से होते हैं। ईपीमर्स क्या हो गया ये समझ में आना चाहिए, और केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हैं इसके बारे में। और देखो सबका फॉर्मूला वही है C6H12O6, सबके सब वही तो है C6H12O6। अगर मान लो, अच्छा बताओ ये जो क्या होता है, एक नाम सुना होगा लेवुलोज, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? लेवुलोज का नाम सुना आपने? लेवुलोज क्या होता है? ये हनी में मिलता है, लेवुलोज हनी में मिलता है। एल फ्रक्टोज होता है वो, लेवुलोज जो होता है ना इसको एल फ्रक्टोज कहते हैं, एल फ्रक्टोज। तो एल फ्रक्टोज का मतलब क्या हो गया बताओ? ये जो अल्कोहल होगा ये इधर आ जाएगा, सेकंड लास्ट का अल्कोहल वो यहां पे आ जाएगा, एच यहां चला जाएगा। तो लेवुलोज जो हनी में मिलता है, याद रखना हनी का जो सबसे मेन कंपोजिशन है, सबसे ज्यादा जो हनी में मिलता है वो लेवुलोज होता है, और लेवुलोज एल फ्रक्टोज का एग्जांपल है। तो एल फ्रक्टोज कैसा बनेगा समझ में आ गया आपको? एल फ्रक्टोज में क्या होगा?
ये जो अल्कोहल है वो यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ चला जाएगा, सिंपल। तो बच्चों मैंने बता दिया कि ये हेक्सोज का रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओपन चेन है। अब मैं बताऊंगा आपको कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। नाउ वी विल सी द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लिखिए आगे आप रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसको मिटाओ बच्चों यहां से। अब देखो रिंग कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर बायो में अच्छे से कर लिया आपने तो केमिस्ट्री में करने की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी आप। क्योंकि दिक्कत क्या है कि बायोलॉजी में जो टीचर पढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल्स, वो केवल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। इसका मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पार्ट उसमें ऐड कर दूं, तो शायद आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो जो रिक्वायर्ड केमिस्ट्री है, जितनी केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स में चाहिए उतना मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूं इसका कि रिंग कैसे बनाते हैं वो देखिए। अच्छा बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिखता हूं C डबल बॉन्ड O H C OH H C H OH C OH H C OH H, और नीचे वाले को मैं एक साथ लिख देता हूं CH2OH। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको CH2OH। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। सही है। हाँ बेटा, ये जो रिएक्शन वगैरह वो तो करना पड़ेगा, सॉरी ग्लूकोज का रिएक्शन वगैरह तो करना पड़ेगा। मैं रिएक्शन नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, मैं वो थोड़ी बताऊंगा, उतना मुझे आता भी नहीं है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। तो यहां देखिए, अब मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा है। अब देखो क्या होगा, नंबर कर लो इसका 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो कहते हैं एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, उसमें क्या होता है देखिए, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, यहां वाला डबल बॉन्ड देखो, इसी को लिखा हमने COHO लिख दिया, देखो यहां पर। तो देखो इसमें होता क्या है, एक सिंपल सा एक प्रोसेस है कि ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहां पर, सेकंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन होता है 5th नंबर पे, ये इधर आ जाता है इधर की तरफ, और ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन यहां बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन इसके साथ एक देखो रिंग बनाता है, ये देखिए ऐसे। तो ये जो अब देखो ऐसा रिंग बन गया है, ये रिंग बनेगा देखो ऐसे। और इसी को अगर आप कन्वर्ट करेंगे यार रिंग स्ट्रक्चर में, तो ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये H OH H OH OH H H OH and H CH2OH। नंबर देखिए होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ कार्बन है। और देखो अब ये देखिए आप, ये जो फर्स्ट कार्बन है यहां पर, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन है यहां पर, ये रिंग के अंदर आ गया, देखिए ये फर्स्ट कार्बन यहां है, ये फर्स्ट है यहां देखो, और देखो ये H, और यहां पर ये OH हो जाएगा ना, जब ये H यहां शिफ्ट हो जाएगा, जब ये H यहां पहुंच जाएगा तो ये OH हो जाएगा। तो देखो लिख दिया HOH HOH, यहां देखिए फर्स्ट कार्बन है। सेकंड पे देखो भी वही है HOH HOH, थर्ड पे उल्टा हो गया, देखो HOH हो गया ना, OH ऊपर लिया है, H नीचे आ गया। फोर्थ पे सेम है, फिफ्थ पे सेम है, और देखो फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है,
फिफ्थ पे क्या बचेगा, ये बचेगा H और ये पूरा ग्रुप CH2OH। देखिए फिफ्थ पे क्या बचेगा, ये H और कंप्लीट CH2OH। ये देखो H अंदर की तरफ है और CH2OH बाहर की तरफ है। इसी को कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर और इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज रिंग बना, देखो जो रिंग बनता है, ये जो ऑक्सीजन लिंकेज कहते हैं, ये फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में बनता है। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन जो ऑक्सीजन आप लिंकेज देख रहे हैं, ये फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में आ गया। देखो ये वाला ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे, इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज है। और आप जानते हैं कि ऐसे रिंग को कहते हैं क्या, बताओ? जो रिंग बना है देखो यहाँ पर, रिंग यही है ना, इस रिंग को कहते हैं पैरेनोज रिंग। इसे पैरेनोज रिंग कहते हैं, जिसमें 5 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। देखो ये रिंग, देखिए ये रिंग, इस रिंग का नाम बताओ क्या कहते हैं, पैरेनोज रिंग। कार्बन 1 2 3 4 5, एक कार्बन रिंग के बाहर चला गया है, 6th वाला, तो इस रिंग का नाम पैरेनोज रिंग है और इस स्ट्रक्चर का नाम अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज कहा जाता है। नहीं 4C नहीं होता, कार्बन नंबर 5th और 1 होता है। अरे कार्बन यहां कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो पैरेनोज में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होता है, 6 मेंबर रिंग होता है ये। अभी बाद में आऊंगा फ्रक्टोज पे। समझ में आ गया बच्चों? पैरेनोज में 5 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, सिंपल। और इसका नाम जो देख रहे हैं आप, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज कहते हैं। और देखो बीटा में क्या करना होता है, इस OH को ऊपर कर दो और H को नीचे कर दीजिए आप। नंबर 1 कार्बन पे अगर मान लो ये डबल बॉन्ड O इधर लिख देते आप, देखो ये जो C डबल बॉन्ड O लिखा था उसको ऐसा रोटेट कर दीजिए, इसको इधर कर दो आप, H को इधर कर दो आप, तो बीटा में क्या होगा, नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 1 कार्बन पे OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा, बस सिंपल। एक ही चेंज आता है, देखो बीटा पोजीशन पे केवल एक चेंज आ जाएगा, नंबर 1 कार्बन पे OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। मतलब देखो ये हो गया ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका, बीटा का। देखो OH ऊपर कर दो और H नीचे कर दो, बाकी तो सब वही है। देखो HOH है, OH है, HOH है और HOH है और यहाँ पे H और CH2OH है। This structure is called बीटा डी ग्लूकोज। हाँ जी, अल्फा और बीटा में केवल एक ही पोजीशन पे चेंज आता है, नंबर 1 पे इंटरचेंज होता है HOH का पोजीशन, बाकी कोई चेंज नहीं है। अल्फा बीटा देखो, ये बीटा है और ये अल्फा है, ये बीटा फॉर्म है ग्लूकोज का और ये अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का। तो अल्फा बीटा में चेंज केवल एक नंबर कार्बन पे आता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो रिंग क्या है बताओ, रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग को पैरेनोज रिंग कहा जाता है। पैरेनोज रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है इसमें।
तो पूरा नाम क्या हो गया देखो, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज। अगर पूछा जाए इसका पूरा नाम क्या है बताओ, इसका पूरा नाम है अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज। इसका पूरा नाम क्या है बताओ, बीटा डी ग्लूकोपैरानोज। और रिंग कौन से कार्बन के बीच में बनता है बताओ, तो रिंग बनता है फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में। यस, 5 और 1 के बीच में बनता है। क्लियर? चलिए अब मैं बता रहा हूं देखो फ्रक्टोज का रिंग कैसे बनता है। ये नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अच्छी बताओ, क्या मैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं? देखो C CH2OH डबल बॉन्ड O, CH OH और H, 1 2 3 4 OH और H एंड CH2OH। नंबर देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये इसी का स्ट्रक्चर है। देखिए हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्या दिक्कत है? वही लिखा हुआ है ना जो पहले लिखा था हमने। अब रिंग बन जाएगा। देखिए अब जो रिंग बनेगा देखो वो इसके बीच बनेगा। देखो ये जो H यहां देख रहे हैं आप, देखिए ये H देखो 5th नंबर पे, ये इधर आएगा सेकंड वाले कार्बन पे, और ये जो यहां देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन इसके साथ लिंकेज बनाएगा। देखिए सेकंड और फिफ्थ आएगा देखो इसमें 2 और 5 के बीच में रिंग बनता है। तो क्या होगा बताओ, इसको जब रिंग में कन्वर्ट करेंगे आप, ये देखिए ऐसा रिंग बनेगा। CH2OH OH देखो CH2OH और यहाँ पर ये H आ जाएगा। देखो जब ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। फिर देखो कार्बन नंबर 1 2 थर्ड पे क्या था बताओ, OH और H, H और OH। और देखो ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ देखो क्या है, CH2OH और H लिखा हुआ है। ये देखो CH2OH और H, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। फिफ्थ और सेकंड के बीच में देखो ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, ये यहाँ आ जाएगा सेकंड और फिफ्थ के बीच में। और इसी का नाम है बताओ क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफुरानोज। इसका पूरा नाम क्या बताओ, अल्फा डी फ्रक्टोफुरानोज कहा जाता है। क्योंकि जो रिंग बना देखो उसका नाम फुरानोज रिंग है। रिंग ये होता है 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। देखो इसे, ऐसे रिंग को क्या बोलते हैं, फुरानोज रिंग कहा जाता है। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोफुरानोज। और बीटा करना है तो इसको ऊपर कर दो OH को, और इसको नीचे ले आओ CH2OH को, तो बीटा हो जाएगा। फिफ्थ पे कैसे कर दोगे ऊपर नीचे? फिफ्थ पे ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे नहीं करते हैं। फिफ्थ पे फिक्स है, CH2OH ऊपर ही आएगा उसमें। अपना किडनी मत लगाओ ज्यादा इसमें, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही होता है। केवल नंबर 1 पे चेंज आता है अल्फा बीटा में। और देखो इसमें नंबर 2 से चेंज आ गया। देखो
इस 2 पे OH को ऊपर करके इसको नीचे ले आओ तो बीटा हो जाएगा वो। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रक्टोज में 2 कार्बन रिंग के बाहर होता है, फर्स्ट वाला भी और 6 वाला भी। देखो ये 6 कार्बन है यहाँ पर, देखिए ये कार्बन 6 नंबर हो गया। फ्रक्टोज के अंदर 2 कार्बन रिंग के बाहर होता है, फर्स्ट वाला और 6 वाला। और ये स्ट्रक्चर में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, 1,5 क्या होता है, 2,5 क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि इसमें जो रिंग बनता है वो सेकंड और फिफ्थ के बीच में बनता है। जो रिंग बनेगा वो सेकंड और सेकंड हुआ ना, और फिफ्थ हुआ। देखो ये देखो रिंग ऑक्सीजन लिंकेज जो बनेगा वो सेकंड और फिफ्थ के बीच में आएगा। यस देखो सेकंड और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज यहां पर आता है। गुड। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि क्या अगर मैं एक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, वैसे तो मैं देख नहीं पाऊंगा कैसे आप बनाएंगे, फिर भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि अगर कोई पूछ दे आपसे कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टो पायरेनोज। अच्छा बताओ फ्रक्टोज का पायरेनोज रिंग बन सकता है क्या? क्या फ्रक्टोज का पायरेनोज रिंग बन सकता है? पराग जी कह रहे नहीं और महक ने कहा यस। यस बिल्कुल बनेगा। महक ने कहा कि सेकंड सिक्स्थ में आ जाएगा। यस इट विल बी। फ्रक्टोज का पायरेनोज रिंग बन सकता है। यस बिल्कुल बनेगा। और ये बना के दिखाना अगली क्लास के लिए टास्क है आपका कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टो पैरेनोज। अल्फा डी फ्रक्टो पैरेनोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये मुझे दिखाइएगा आप अगली क्लास में। व्हाट्सएप पे फोटो बना के भेजिएगा, ठीक है? समझ में आ गया ना? टास्क समझ में आ गया आपको? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं राइट नाउ। अगर आप थोड़े से चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मिटाऊं अभी यहां सबको। आई हैव सेंट। ओके मैं भी नहीं देखूंगा, मैं क्लास के बाद देखूंगा एंड देन आई विल रिप्लाई। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलिए चलिए ठीक है, बहुत बच्चे भेज रहे हैं, मैं देखूंगा बाद में उसको। अब देखो, अब बता रहा हूं मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखिए, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली 3 अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखो एक कहते हैं मोनो सेकेराइड, एक होता है ऑलिगो सेकेराइड और एक को कहते हैं पॉलीसेकेराइड। So basically there are 3 different types of carbohydrate in nature. It's called monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. What is that? Look it here. जैसे मान लो मैं एक ऐसा टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए यहां लिखा हमने एल्डोस और यहां लिखा हमने कीटोस।
3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, वैसे 7 भी होता है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 4 5 6 पढ़ रहे हो। थर्ड कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। तो मैंने कहा था कि 3 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है एल्डोज में, उसी को कहते हैं क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके 2 आइसोमर्स बन जाते हैं डी और एल फॉर्म में, है ना। कीटोज में कहते हैं देखो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कहता है। इसका केवल एक ही फॉर्म होता है, इसमें कोई डी एल का स्ट्रक्चर भी डिस्कस नहीं करते, है ना, मैंने बताया था आपको। और C3 का फॉर्मूला जानते हैं, C3H6O3 लिखा जाता है। अब मैं 4 की बात करूं, देखिए यहां देखिए इसमें क्या होता है, आप पढ़ेंगे नाम क्या होता है बताओ, थ्रियोज वगैरह होता है, थ्रियोज आता है। 5 में देखो राइबोज आता है, डीऑक्सीराइबोज आता है, जाइलोज आता है, एरेबिनोज, इसमें देखो आइसोमर्स बन जाता है, एरेबिनोज आता है, थ्रियोज आता है, इरिथ्रोज भी इसमें आता है, इरिथ्रोज भी होता है। और यहां देखो इसी का नाम इरिथ्रोलोज, लोज कहते हैं, लोज लगा देते हैं इसमें कीटोन वाले पार्ट में। हाँ जी, इरिथ्रोज आता है, इरिथ्रोज, तो यहाँ इरिथ्रोलोज हो गया, इरिथ्रोलोज LOSE। थ्रियोज भी आता है 4 में, आइसोमेरिक फॉर्म में। और देखिए राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, एरेबिनोज, तो यहाँ पे राइबोलोज हो जाएगा देखो। और आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5, एक्सेप्ट दिस। डीऑक्सीराइबोज एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें फॉर्मूला होता है C5H10O4 कहते हैं। कहने का मतलब ये देखो, डीऑक्सीराइबोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें टिपिकल फार्मूला अप्लाई नहीं होता 1 to 1 का, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। बताऊंगा ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये नाम याद रखिएगा, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, एरेबिनोज, सबका फॉर्मूला होना चाहिए C5H10O5, लेकिन ऐसा नहीं है। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है, मेरे ख्याल से जानते हैं ये चीज, आप जानते हैं ना। हाँ जी, ये हटेगा, बताऊंगा स्ट्रक्चर जब DNA वगैरह का तो समझ में आएगा। चलिए, और देखो 6 में देखो इसमें ग्लूकोज भी आता है, इसमें गैलेक्टोज भी आता है, इसमें मैनोज भी आता है, और यहां देखो फ्रक्टोज लिखते हैं। देखिए तो 6 तक कॉमनली पूछा जाता है, वैसे 7 होते हैं, एग्जिस्ट करता है, बट वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 3 से लेके 6 तक नाम याद रखना है, और ये सब के सब अपने आप में एक मोनोसेक्राइड है। थ्रियोज भी एक मोनोसेक्राइड है, और फ्रक्टोज का भी एक मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड ही होता है। जितने भी नाम लिखे गए हैं ये सब के सब अपने आप में एक मोनोसेक्राइड होता है। तो कहने का मतलब मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन जो होता है देखो, नेचुरली जो कहते हैं ये 3 to 7 के बीच में होता है। सबसे छोटा मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन होता है, और सबसे बड़े मोनोसेक्राइड में 7 कार्बन होता है, C7H14O7। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ भाई, यहां तक सबको क्लियर है? एंड दीज आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। ये सभी अपने आप में मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड स्टार्ट विथ 3 कार्बन,
and the naturally existing, the largest monosaccharide contain 7 carbon atom. हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब देखो, इसमें कहते हैं नंबर ऑफ जो मोनोसेक्राइड होता है ये 2 to 9 के बीच में होता है। नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड 2 से 9 के बीच में होता है। 2 वाले को कहते हैं डाइसेक्राइड और 9 वाले को कहते हैं नोनासेक्राइड। नोनासेक्राइड कहते हैं। नहीं, 2 to 10 होता है, 10 के साथ वो पॉलीसेक्राइड बन जाता है, 2 to 9 तक रहता है। जब 10 हो जाएगा ना वो, तो वो चला जाएगा पॉली वाले पार्ट में, 2 to 9 तक ही लेते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट ओलिगोसेक्राइड है वो डाइसेक्राइड होता है, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं बताओ? लार्जेस्ट जो ओलिगोसेक्राइड है उसका नाम नोनासेक्राइड होता है। नोनासेक्राइड, नोना, NONA। अब देखो मैं बता रहा हूं डाइसेक्राइड क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है। इधर मैं मिटा रहा हूं, ये सब ने लिख लिया, ये वाला टेबल बना लिया हमने। अब देखिए, अगर मैं बताऊं अब डाइसेक्राइड के बारे में आपको, तो 3 नाम बहुत कॉमन है, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये सबसे कॉमन डाइसेक्राइड है। मसाला हो जाता है, मसाला हो गया। माल्टोज, सा मतलब सुक्रोज कर लीजिए, ला मतलब लैक्टोज हो गया। तो ये तीनों कॉमनली एक डाइसेक्राइड्स हैं। अब देखो माल्टोज कैसे बनता है। माल्टोज, तो देखो माल्टोज जो होता है अल्फा ग्लूकोज, इनके मिलने से बनता है। और ये जो लिंकेज आप देखते हैं बीच में, इसे कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब कैसे बनता है देखो, 1,4 का मतलब यहां देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो बना रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज, ये कार्बन नंबर 1 है मान लो, और यहाँ लिखो हमने H और OH, ये 4th है यहाँ भी आप जानते हैं HOH होता है। एक और बना हुआ है, ये 1 2 3 4, आपको पता है यहाँ भी HOH होता है और यहाँ भी HOH होता है। अब क्या होगा देखो, ये 2 अलग अलग ग्लूकोज हैं। अब यहां से जो आप देखते हैं ये H और इसका OH, फर्स्ट और फोर्थ का, तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और इसी को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है देखो यहां से, फर्स्ट और फोर्थ का, इसके बीच में से, और फाइनली यू विल सी कि आपको इस तरह का एक लिंकेज बनेगा, इधर भी और इधर भी। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 होता है, और इसी लिंकेज को क्या बोलते हैं बताओ? ये जो 1 और 4 के बीच में बना है, इसका 1 और इसका 4, इसी का नाम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहता है। अल्फा 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। दोनों अल्फा के फॉर्म में होता है और 1 और 4 के बीच में ये डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होता है। तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और इसी को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एक वाटर रिलीज हो गया ना यहाँ पर, और तभी कहते हैं माल्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो C क्या होगा बताओ, C12H, अरे गैस वो निकल जाएगा ना, H22O11 हो जाएगा, क्योंकि एक वाटर तो रिलीज हो गया यहाँ से, -H2 हो जाएगा यहाँ से। तो माल्टोज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C12H22O11। और देखो ये याद रखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, देखो जो राइट एंड की तरफ होता है, राइट एंड की तरफ जो होता है इसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, इसे एनोमेरिक और इसको रिड्यूसिंग कार्बन कहा जाता है। ये जो फोर्थ पे आता है देखो, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है कार्बन। देखो तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, देखो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन होता है, देखो दूसरे का फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ये एल्डिहाइड से आता है। देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन है वो तो एल्डिहाइड से आया है ना, तो ये जो फर्स्ट कार्बन आप देखते हैं राइट साइड की तरफ, वो रिड्यूसिंग कार्बन होता है और इसीलिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल भी है। माल्टोज जानते हैं आप, ये पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है जब आप उसको फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। यस, तो एक कार्बन इसका फ्री होना चाहिए, रिड्यूसिंग होना चाहिए। फोर्थ वाला जो है वो तो बीच में रहता है ना, फोर्थ वाला जो कार्बन होता है वो रिड्यूसिंग कार्बन नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है वो रिड्यूसिंग होता है। तो किसी भी एंड पे एक कार्बन अगर रिड्यूसिंग है, किसी भी एंड पे लेफ्ट या राइट अगर एक कार्बन रिड्यूसिंग है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं और ये होता भी है। तो माल्टोज एक, हाँ जी बच्चों छोड़ देंगे ठीक है, तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो माल्टोज एक क्या बताओ, एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, अरे सुक्रोज मीठा होता है, माल्टोज भी मीठा होता है, उसका मीठे से कोई मतलब नहीं है, ग्लूकोज भी मीठा होता है। अब यहाँ अभी रुक जाओ, ग्लूकान जैसे पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। अभी अभी ज्यादा किडनी आगे मत ले जाओ, अभी जो सिंपल चीज है वो देखो। अब देखो ये हो गया माल्टोज। सुक्रोज देखिए, सुक्रोज जो होता है देखो, इसको कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज होता है देखो इसमें। और सुक्रोज जो होता है देखो, ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। और देखो लिंकेज का नाम अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। सुक्रोज एक इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें देखो, इसके किसी भी एंड पे रिड्यूसिंग कार्बन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही एनोमेरिक कार्बन, एल्डिहाइड भी आ गया देखो 1 पे और बीटा पे कीटोन होता है सेकंड पोजीशन पे, तो दोनों ही कार्बन तो इन्वॉल्व हो गया रिएक्शन में, तो इसका दोनों ही एंड कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग, एंड दैट्स व्हाई सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है।
और सुक्रोज भी मीठा होता है। तो मीठा होने के लिए रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग होना जरूरी नहीं होता। समझ में आ गया ना आपको? देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये कहा कि जो सुक्रोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। जो लिंकेज आता है वो अल्फा 1 और बीटा 2 के बीच में बनता है। आप ये बताओ, ग्लूकोज का नंबर 1 एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज का नंबर 2 कीटोन होता है। तो दोनों ही एनोमेरिक कार्बन तो लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया ना, तो दोनों ही एंड पे क्या मिलेगा? नॉन रिड्यूसिंग कार्बन। समझ में आ रहा है मिस्टर जुबिन चौधरी? ठीक है ना, समझ में आ गया? और इसीलिए कहते हैं सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इसी को आप कहते हैं टेबल शुगर भी, क्या चीनी से बनता है ना, केन शुगर भी कहते हैं इसको। ठीक है। और देखो लैक्टोज इसमें होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। सॉरी, ग्लूकोज गैलेक्टोज होता है इसमें। लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहते हैं, बीटा के फॉर्म। ये भी बीटा और ये भी बीटा होता है। तो बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है और ये भी रिड्यूसिंग होता है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। और लिंकेज का नाम क्या बताओ? बीटा। हाँ जी, सुक्रोज को ही केन शुगर कहा जाता है, टेबल शुगर भी कहते हैं इसको। गन्ने से यही निकलता है ना। और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, पता आपको? लैक्टोज एक मिल्क शुगर है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। लिंकेज का नाम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। समझ में आ गया सबको? और देखो एक नाम और आता है, ट्रिहेलोज कहते हैं। ये मिलता है इंसेक्ट वगैरह में, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में होता है। इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में ट्रिहेलोज मिलता है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और जो लिंकेज यहां देखते हैं आप, वो 1,1 लिंकेज होता है। 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आई थिंक ये भी अल्फा के फॉर्म में ही होता है। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि अल्फा या बीटा है। ट्रिहेलोज भी एक डाइसैकेराइड है, देखिए। और ये इसमें 2 ग्लूकोज होते हैं, 1 और 1। तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? ट्रिहेलोज भी क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें 1,1 इन्वॉल्व हो गया ना दोनों का, तो ये भी हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ट्रिहेलोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है और ये एक डाइसैकेराइड है। अल्फा होता है, चलो ठीक है, तो इसको अल्फा अल्फा करेंगे। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। होपफुली बच्चों आपको डाइसैकेराइड समझ में आ गया हो। ठीक है। अब देखो एक नाम इसमें आता है पॉलीगोमेन ट्राइसैकेराइड कहते हैं। इसमें एक ही नाम आता है, रैपिनोज कहते हैं। प्लांट में मिलता है, प्लांट शुगर है ये। और इसमें ग्लूकोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है।
अब इसमें अल्फा बीटा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पर ट्राइसेक्राइड याद रखिएगा कि ट्राइसेक्राइड में 3 मोनोमर्स होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये प्लांट का शुगर होता है, कुछ प्लांट्स के रूट में ये अवेलेबल होता है, रेफिनोज के अंदर। अच्छा बताओ, रेफिनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। टेल क्विकली the molecular formula of raffinose। बेटा फिर वही आ रहे हो, डाइसेक्राइड के अलावा फिर रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात नहीं करते, मोनो और डाई तक ही बात करते हैं, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग का। उसके बाद सब यूं ही है, ऑलमोस्ट जितने बड़े वाले होते हैं सबके सब नॉन रिड्यूसिंग ही होते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह हो जाता है। तो देखो क्या होगा, C6H12O6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2H2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वाटर बनेगा, एक और यहां से वाटर, यहां से वाटर, तो क्या हो जाएगा, C18H36O18 होगा, -4H and 2O, ये हो जाएगा C18H32O16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ट्राइसेक्राइड। वैसे देखो एक कंपाउंड और है, टेट्रासेक्राइड कहता है, टेट्रासेक्राइड। ये भी प्लांट में मिलता है, जैसे नाम टैकियोस कहते हैं, टैकियोस, टैकियोस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज, 2 गैलेक्टोज और एक फ्रक्टोज होता है, टैकियोस कहते हैं। ये टेट्रा का एग्जाम्पल होता है, इसे टेट्रासेक्राइड कहते हैं, ये भी प्लांट में ही मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने पहले कहा था कि ओलिगोसेक्राइड 2 से स्टार्ट होकर 9 तक जाता है, बट हमें 9 तक एग्जाम्पल नहीं याद करना, हमें एग्जाम्पल याद करना है 2 का, 3 का और 4 का, दैट्स ऑल। 2 मेनली पूछे जाते हैं आपसे, 3 और 4 रेयर ही पूछा जाता है आपसे, और 5 6 तो भूल ही जाइए आप। तो हमें केवल डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड के बारे में पढ़ना है, इफ वी टॉक अबाउट ओलिगोसेक्राइड। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे हम सीधा पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, तो इसका मैं बेसिक बता दूं, फिर अगली क्लास बताएंगे इसके बारे में। पॉलीसेक्राइड देखो 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, एक स्टोरेज कहता है। स्ट्रक्चरल में देखो कुछ नाम देखिए, जैसे आता है सेलुलोज, काइटिन, हेमीसेलुलोज, ये स्ट्रक्चरल के एग्जांपल हैं। और स्टोरेज में देखो प्लांट में अलग नाम आता है, एनिमल्स में अलग नाम आता है। प्लांट में हमें नाम सुना होगा स्टार्च का, और इनुलिन कहते हैं, INULIN। और एनिमल में एक ही नाम है, ग्लाइकोजन कहा जाता है। ये सब स्ट्रक्चरल, मतलब ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जो होता है वो
10 टू वेरियस नंबर तक जा सकता है। मतलब पॉलीसेकेराइड स्टार्ट होता है 10 से, और कुछ भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 100 भी होगा, 200 भी होगा, 2000 भी होगा, 2 लाख भी होगा। तो मिनिमम जो पॉलीसेकेराइड का एक पैरामीटर्स है, ये 10 मोनोमर से स्टार्ट हो जाता है। ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज कहते हैं। 3 तरह का स्ट्रक्चरल है, सेलुलोज, काइटिन, हेमीसेलुलोज, and there are 2 different type of storage polysaccharides present in plants and animal. प्लांट में स्टार्च है, यूरिन है, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन कहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि स्टार्च क्या है, यूरिन क्या है, सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होता है। ठीक है, तो आज सबको समझ में आ गया। पॉलीसेकेराइड स्वीट नहीं होते, नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में।